30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब में बाहर से देखने पर बिल्कुल आम सर्द रात जैसी लग रही थी। बर्फीली हवा शरीर को चीरती हुई बह रही थी। लोग रजाइयों और जैकेटों में दुबके हुए चैन की नींद ले रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन इसी खामोशी की आड़ में एक खतरनाक कहानी लिखी जा रही थी। सरहद के उस पार से जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी अपने घातक इरादों के साथ भारत में घुस चुके थे। हथियारों से लैस ये लोग भारतीय सेना की वर्दी में थे, ऐसी वर्दी जिसे देखकर किसी को भी यकीन हो जाए कि सामने अपना ही कोई जवान खड़ा है। उनके दिमाग में एक ही मकसद घूम रहा था, पठानकोट एयरबेस। इंडो-पाक बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर मौजूद यह एयरबेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है, जिसने 1965 और 1971 की जंग में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। आतंकियों का प्लान साफ था, आत्मघाती हमला करना और वहां खड़े वायुसेना के फाइटर जेट्स को तबाह कर देना। सीमा पार करने के बाद ये आतंकी एक चोरी की कार में सवार थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज की रोशनी उनके लिए खतरा बन गई। दिन निकलते ही उन्होंने खुद को जंगलों और झाड़ियों में छिपा लिया। घंटों तक वे सांस रोके पड़े रहे, सिर्फ अंधेरे का इंतजार करते हुए। 31 दिसंबर की शाम ढलते ही वे फिर हरकत में आए। अंधेरा फैलते ही वे जानिया रोड पर निकल आईं और किसी गाड़ी के गुजरने की ताक में खड़े हो गए। रात करीब 9:30 बजे उनकी नजर एक इनोवा पर पड़ी। गाड़ी चला रहे थे एकाग्र सिंह। जैसे ही आतंकियों ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया, सेना की वर्दी देखकर एकाग्र सिंह के मन में जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अपने ही लोग हैं, और गाड़ी रोक दी। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आतंकियों ने उनका फोन छीना और बिना वक्त गंवाए उनका गला काट दिया। लाश को पास के खेत में फेंक दिया गया। उनमें से एक बोला, जल्दी करो, यहां रुकना ठीक नहीं, और गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ पड़ी। जल्दबाजी ही उनकी गलती बन गई। कुछ ही दूर आगे रावी नदी के पुल के पास एक खतरनाक मोड़ पर इनोवा जवाब दे गई। गाड़ी खराब होते ही आतंकियों के चेहरे सख्त हो गए। मजबूरी में उन्होंने कार वहीं छोड़ दी और पास के गन्ने के खेतों में जाकर छिप गए। अब उन्हें एक और सवारी चाहिए थी। रात गहराती जा रही थी और घड़ी ने 11 बजाए। तभी सड़क पर महिंद्रा XUV 500 आती दिखाई दी। यह गाड़ी पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की थी। उनके साथ दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल थे। तीनों एक दरगाह पर मत्था टेककर गुरदासपुर लौट रहे थे और ड्राइविंग सीट पर राजेश वर्मा थे। जैसे ही गाड़ी कोलियन मोड़ के पास पहुंची, वही वर्दी, वही हाथ का इशारा। अंदर बैठे लोगों ने भी सोचा फौजी है, और गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही आतंकियों ने पल भर में असली रंग दिखा दिया। राइफलें तान दी गईं और जबरदस्ती गाड़ी में घुसकर एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों के हाथ पैर बांध दिए गए। मोबाइल फोन छीने गए। एक आतंकी ने उन्हीं फोनों में से एक उठाया और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर काशिफ जान को कॉल मिलाई। फोन पर वह फुसफुसाते हुए बोला, कार मिल गई है, लोकेशन कंफर्म है, हम टारगेट के बहुत करीब हैं। बातचीत में वह बार बार एयरफोर्स शब्द दोहरा रहा था। गाड़ी के अंदर बंधे हुए तीनों लोग यह सुनकर सन्न रह गए। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि ये लोग किसी छोटी वारदात के लिए नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना पर हमला करने आए हैं, और आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फोन कटते ही गाड़ी फिर से चल पड़ी। अंधेरी सड़क पर दौड़ती उस गाड़ी के अंदर खौफ का माहौल था। आतंकियों ने चलते वाहन में ही तीनों को लात घूंसों और राइफल की बट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कोई चिल्लाया, शोर मत मचाना वरना यहीं खत्म कर देंगे। कुछ ही देर बाद गाड़ी गुलपुर सिमली गांव के पास जंगलनुमा इलाके में पहुंची। वहां रुकते ही आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह और कुक मदन गोपाल की आंखों पर पट्टी बांधी और बिना वक्त गंवाए उन्हें चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। अंधेरे में गिरते हुए दोनों को लगा शायद अब जान नहीं बचेगी। आतंकियों को अभी तक यह भनक भी नहीं थी कि जिन 2 लोगों को उन्होंने सड़क पर फेंका है, उनमें से एक पंजाब पुलिस का एसपी है। वे यही समझ रहे थे कि गाड़ी राजेश वर्मा चला रहा था तो मालिक भी वही होगा। इसी गलतफहमी में वे राजेश को अपने साथ ले गए। इधर मौका मिलते ही सलविंदर सिंह और मदन गोपाल ने किसी तरह अपने बंधे हाथ खोल लिए, आंखों से पट्टी हटाई और लड़खड़ाते कदमों से गुलपुर सिमली गांव की तरफ बढ़े। रास्ते में सलविंदर सिंह के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये चारों आर्मी की वर्दी में पाकिस्तानी आतंकी हैं और इनका टारगेट बहुत बड़ा है।
गांव में घुसते ही उन्होंने किसी का मोबाइल मांगा और तुरंत गुरदासपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाया। घबराई आवाज में बोले, मैं एएसपी सलविंदर सिंह बोल रहा हूं, 4 आतंकी एयरफोर्स बेस पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी छवि पहले से ही अपने विभाग में खराब मानी जाती थी, इसलिए सोचा गया कि शायद पार्टी करके लौट रहे हैं और मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। निराश होकर सलविंदर सिंह ने रात करीब 3:02 पर सीधे गुरदासपुर के एसएसपी को कॉल किया और पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता दिया। उधर आतंकियों की गाड़ी में राजेश वर्मा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वे उसे लगातार पीट रहे थे और उसके ही फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में बने हुए थे। एक आतंकी चिल्लाया, सच सच बता, ये गाड़ी किसकी है? दर्द से कराहते हुए राजेश ने किसी तरह कहा, यह पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह की कार है, जिन्हें तुम पीछे फेंक आए हो। यह सुनते ही फोन के उस पार बैठे हैंडलर भड़क उठे। पुलिस अधिकारी होने की वजह से सलविंदर सिंह उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगने लगा। हैंडलर ने गुस्से में कहा, तुरंत वापस जाओ और उन्हें ढूंढो, वरना पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। आदेश मिलते ही आतंकी पलटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलविंदर सिंह और मदन गोपाल वहां से अपनी जान बचाकर निकल चुके थे। इस नाकामी से बौखलाए आतंकियों ने सारा गुस्सा राजेश वर्मा पर उतार दिया। सुबह करीब 4 बजे उन्होंने चाकू से उसका गला रेत दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि राजेश कुछ ही देर में मर जाएगा। उसे गाड़ी से बाहर निकालकर पास के खेत में फेंक दिया गया और आतंकी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। लेकिन किस्मत ने राजेश का साथ दिया। लहूलुहान हालत में भी वह किसी तरह घिसटते हुए पास के गांव अकालगढ़ पहुंच गया। गांव वालों ने उसे देखा तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं उसने पुलिस को पूरी कहानी बता दी। इसी बीच जिस पहले शख्स एकाग्र सिंह को आतंकियों ने मार डाला था, उनके देर रात तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। दूसरी तरफ सलविंदर सिंह लगातार बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहे थे और खतरे की घंटी बजा रहे थे। कुछ ही घंटों में एक ही इलाके से जुड़ी लगातार घटनाओं की खबरों ने पुलिस महकमे को हिला दिया। पठानकोट से दिल्ली तक, जम्मू से ऊधमपुर तक और चंडीगढ़ से पंचकुला तक फोन की घंटियां बिना रुके बजने लगी। जल्द ही यह सूचना गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। मानेसर में मौजूद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के एलीट कमांडोज के बेस पर भी कॉल्स की बाढ़ आ गई। और ठीक उसी वक्त जब 1 जनवरी 2016 को पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, भारत एक बड़े खतरे की आहट महसूस कर चुका था। आतंकी हमले की आशंका ने उस वक्त भारतीय अथॉरिटीज के भीतर हड़कंप मचा दिया था। हर दफ्तर में इमरजेंसी जैसा माहौल बन चुका था। बिना एक पल गंवाए देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया नेटवर्क को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। सेना और पुलिस ने मिलकर तुरंत क्विक रिएक्शन टीम्स बनाई और चारों तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। जांच के दौरान सबसे पहले एकाग्र सिंह की इनोवा गाड़ी मिली और कुछ ही दूरी पर उनकी लाश भी बरामद हो गई। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी, कुछ घंटों बाद एसपी सलविंदर सिंह की महिंद्रा एक्सयूवी भी मिल गई, जो पठानकोट एयरबेस से महज 500 मीटर दूर लावारिस हालत में खड़ी थी। अब किसी को कोई शक नहीं रह गया था। सलविंदर सिंह की दी हुई जानकारी और उनकी गाड़ी का एयरबेस के इतने करीब मिलना साफ बता रहा था कि आतंकियों का निशाना सिर्फ और सिर्फ पठानकोट एयरबेस ही था। इसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार उन मोबाइल फोनों को इंटरसेप्ट कर रही थीं जो आतंकियों के कब्जे में थे। एक कॉल में एजेंसियों ने साफ सुना कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर गुस्से में निर्देश दे रहे थे, अब देर मत करो, जल्दी टारगेट तक पहुंचो और प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ा दो। यानी अब यह पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि आतंकवादी देश में घुस चुके हैं और यह भी तय था कि हमला कहां होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी पुख्ता जानकारी होने के बावजूद आतंकी न सिर्फ पठानकोट एयरबेस में घुसने में कामयाब हुए, बल्कि कई दिनों तक वहां ऐसा खौफ फैलाया कि पूरा देश और दुनिया उसी पर नजर टिकाए रही। टीवी चैनलों पर एक ही हेडलाइन गूंज रही थी, पठानकोट एयरबेस अटैक। ब्रेकिंग न्यूज में एंकर चिल्ला रहे थे, यह बहुत बड़ी खबर है, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है, ऑपरेशन अब भी जारी है। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि 62 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लेकिन इस ऑपरेशन में
हमारे 3 जांबाज सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की शहादत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। मॉपिंग अप ऑपरेशन के दौरान एक विस्फोटक को निष्क्रिय करते वक्त उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमले के बाद उंगलियां सीधे पाकिस्तान की तरफ उठने लगी। भारत ने सबूतों के साथ साफ कहा कि आतंकी पाकिस्तानी है। उधर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया, हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लीड्स मिली जिस पे हम तहकीकात कर रहे हैं और वो लीड्स हमने यानी कि बरमला कहा है। इसके बाद पाकिस्तान से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी जांच के लिए दिल्ली पहुंची। इसी बीच पाकिस्तान में इस हमले से जुड़ा मामला दर्ज होने की खबरें भी सामने आईं। पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा और सख्त कर दी गई। गरुड़ कमांडोज और डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की टीमें स्टेशन के भीतर तैनात कर दी गईं। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ रॉ के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद फैसला हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को तुरंत एयरलिफ्ट कर पठानकोट भेजा जाए। आदेश मिलते ही एनएसजी के कमांडोज हरकत में आ गए। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जिन 4 आतंकियों पर नजर रखी जा रही थी, वे अभी तक एयरबेस की दीवार तक ही पहुंचे थे। जैसे ही वे अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे, उनके हैंडलर का कॉल आया। फोन पर वह डांटते हुए बोला, अब तक बेस में क्यों नहीं घुसे? 2 लोगों का ग्रुप तो पहले ही टारगेट तक पहुंच चुका है। इस एक कॉल ने पूरे केस की तस्वीर बदल दी। इसका मतलब साफ था, पठानकोट को दहलाने के लिए 4 नहीं बल्कि 6 आतंकी आए थे। वे 2 अलग अलग ग्रुप्स में बटे थे। पहला ग्रुप पहले ही एलओसी पार कर हर नजर से बचते हुए एयरबेस के अंदर घुस चुका था और वहां छिपा बैठा था। सुरक्षा बलों को इसकी भनक तक नहीं थी और यही अनदेखा खतरा आगे चलकर सबसे बड़ी चुनौती बन गया। हैंडलर की कड़ी फटकार सुनते ही चारों आतंकी तेजी से हरकत में आ गए और एयरबेस की ऊंची दीवार तक पहुंच गए। एयर स्टेशन के चारों ओर घना जंगली इलाका था और सुरक्षा के नाम पर दीवारों के ऊपर सिर्फ कंटीले तारों की फेंसिंग लगी हुई थी। अंदर यूकैलिप्टस के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जो अंधेरे में उनके लिए सीढ़ी बन गए। आतंकियों ने क्लाइंबिंग रोप पेड़ों से बांधी, दीवार पर चढ़े और तारों को काट डाला। कुछ ही सेकंड में बिना किसी की नजर में आए वे एक एक कर एयरबेस के भीतर दाखिल हो चुके थे। अंदर हालात उनके लिए छिपने के लिहाज से मुफीद थे। पुराने MIS स्टोर की जर्जर शेड्स फैली हुई थीं और पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बने थे। हमला रात में करना था, इसलिए उन्होंने दिन निकलते ही खुद को इन्हीं शेड्स और नालों में छुपा लिया। अब पठानकोट एयरबेस के भीतर आतंकियों के 2 अलग अलग ग्रुप मौजूद थे। पहले से गुस्सा 2 लोगों का ग्रुप कहीं दूर लंबी लंबी एलिफेंट ग्रास में दबा बैठा था, जबकि बाद में गुस्से 4 आतंकी बदबूदार नालों के अंदर छिपे रहे। उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक थे, करीब 50 किलो एक्सप्लोसिव, 30 किलो ग्रेनेड्स और आग की तरह फैलने वाला ज्वलनशील जेल। उनका मकसद साफ था, टेक्निकल एरिया तक पहुंचकर वहां खड़े MiG-21 फाइटर जेट्स और MI सीरीज के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना। दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी पूरी तरह सतर्क थे। गरुड़ कमांडोज और डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की टीमें तैनात हो चुकी थी। हर कमांडो अपनी पोजीशन संभाले हुए था। एक जवान ने धीमी आवाज में कहा, आज इन्हें यहीं रोकना है, एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आतंकी पूरे दिन नालों में चूहे की तरह दुबके रहे। जैसे ही अंधेरा गहराया, वे फिर एक्टिव हो गए। सही मौके की तलाश खत्म होते ही 4 आतंकियों वाले ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी खुद उठाई। 2 जनवरी 2016 की रात करीब 3 बजे वे नालों से बाहर निकले और अचानक गरुड़ कमांडोज की तरफ बढ़ते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से कमांडोज जब तक संभल पाते, आतंकी गोलियां बरसाते और हथगोले फेंकते हुए डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की मैस तक पहुंच गए। वहां एक्स आर्मी रेसलर जगदीश चंद चाय बना रहे थे। जैसे ही उनकी नजर आतंकियों पर पड़ी, वे बिना डरे चिल्लाए, रुको, और एक आतंकी से उसकी राइफल छीन ली। पल भर में उन्होंने उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे बाकी आतंकियों को रोक पाते, गोलियों की बौछार हो गई। जगदीश चंद वहीं शहीद हो गए। इसके बाद बचे हुए 3 आतंकियों ने मैस के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और DSSC के 4 और जवान अपनी जान गंवा बैठे। अपने 5 साथियों की शहादत से जवानों का खून खौल उठा। एक कमांडो ने गुस्से में कहा, अब एक भी जिंदा नहीं बचेगा।
इसी जज्बे के साथ आतंकियों को खत्म करने और एयरबेस को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ढांगू शुरू किया गया। यह कोई छोटा इलाका नहीं था। पठानकोट एयरबेस करीब 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां लगभग 10,000 वायुसेना कर्मी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। हर कदम पर खतरा था और हर मिनट कीमती, क्योंकि दांव सिर्फ एक बेस का नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों और देश की सुरक्षा का था। महज से रिहायशी क्वार्टर्स की दूरी बेहद कम थी और इसी वजह से यह डर लगातार मंडरा रहा था कि आतंकी किसी भी वक्त वहां मौजूद लोगों को बंधक बना सकते हैं। हालात इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील थे क्योंकि उस वक्त एयर स्टेशन के अंदर नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए 23 मिलिट्री ट्रेनीज भी मौजूद थे। एयरफोर्स को साफ अंदेशा था कि अगर इन विदेशी ट्रेनीज को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर भारी कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा मैस से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद टेक्निकल एरिया सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था, जहां फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात थे। इसी इलाके के चारों तरफ गरुड़ कमांडोज और एनएसजी की दर्जनों टीमें घेरा बनाए खड़ी थीं। एक सीनियर अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, टेक्निकल एरिया हर हाल में सेफ रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैस के बाद आतंकी पास की फर्नीचर स्टोर करने वाली इमारत में घुस गए और वहीं से छिप छिप कर कमांडोज पर फायरिंग करने लगे। उनके इस गुरिल्ला स्टाइल हमले से भारतीय जवानों को जवाबी कार्रवाई में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि दुश्मन सामने दिख ही नहीं रहा था। उनकी सटीक लोकेशन जानने के लिए तुरंत एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी को हवा में भेजा गया। जैसे ही एनएसजी को आतंकियों की पोजीशनिंग का अंदाजा मिला, उन्होंने उन्हें चारों तरफ से दबाना शुरू कर दिया। आतंकियों के पास AK-47 राइफल्स थीं, जिनके जवाब में भारतीय कमांडोज MP5 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल और कॉर्नर शॉटगन जैसी मॉडर्न हथियारों से मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से पूरा एयरबेस थर्रा उठा। सुबह कब दोपहर में बदली और दोपहर कब शाम में ढल गई, किसी को वक्त का अंदाजा तक नहीं रहा। आतंकी कभी अचानक फायरिंग करते तो कभी ग्रेनेड और विस्फोटकों का सहारा लेते, लेकिन आमने सामने की भिड़ंत में वे कमांडोज के सामने टिक नहीं पा रहे थे। भारतीय जवानों ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। आखिरकार 2 जनवरी 2016 की शाम तक 3 और आतंकियों को मार गिराया गया। अब कुल 4 आतंकी ढेर हो चुके थे। कुछ वक्त बाद जब चारों तरफ खामोशी छा गई और आतंकियों की ओर से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ, तो जवानों के बीच राहत और जश्न का माहौल बन गया। वहां मौजूद कई लोगों ने मान लिया कि एयरबेस में सिर्फ 4 आतंकी ही थे और सभी को खत्म कर दिया गया है। डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन समेटने का मन बना लिया और यह सूचना दिल्ली तक पहुंचा दी गई। कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने भी सोशल मीडिया पर सुरक्षा बलों को बधाइयां देना शुरू कर दिया, जैसे लड़ाई खत्म हो चुकी हो। लेकिन यह जश्न जल्दबाजी में किया गया था। यह असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एयरबेस की ऊंची ऊंची घास और घनी झाड़ियों में 2 आतंकी पहले से ही चुपचाप छिपे बैठे हैं। ये दोनों लंबे वक्त से सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उनके पास मॉर्फिन के इंजेक्शन थे, पका हुआ चिकन और रोटियों के पैकेट थे, जिनके सहारे वे कई दिनों तक बिना बाहर निकले जिंदा रह सकते थे। इन खतरनाक सच्चाइयों से अनजान एनएसजी ने ऑपरेशन को लगभग पूरा मानते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। 3 जनवरी 2016 की सुबह बम स्क्वाड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार अपनी टीम के साथ मारे गए आतंकियों के शरीर पर लगे विस्फोटकों और ग्रेनेड्स को डिफ्यूज करने में जुट गए। कुछ ही देर में 3 आतंकियों के शरीर से विस्फोटक सुरक्षित तरीके से हटा लिए गए। लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन चौथे आतंकी के शरीर से बम हटाने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, फिर भी विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनकी मौके पर ही शहादत हो गई। इस धमाके में 5 अन्य कमांडोज भी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की शहादत ने पूरे पठानकोट 1 एयरबेस को फिर से सन्न कर दिया। एक जवान की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बुदबुदाया, सर चले गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर काफी देर से छिपे बैठे दोनों आतंकियों ने सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच एयरबेस के एक दूसरे ब्लॉक से अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस ब्लॉक की पहली मंजिल पर
6 डिफेंस पर्सनल भी मौजूद थे। अगर आतंकी उन्हें बंधक बना लेते तो उनकी जान के बदले भारत पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन सौभाग्य से आतंकियों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका एकमात्र मकसद टेक्निकल एरिया तक पहुंचकर तबाही मचाना था। गोलीबारी की आवाज सुनते ही पूरे एयरबेस में फिर से अलर्ट जारी हो गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से एनएसजी की 2 और यूनिट्स को तुरंत एयरलिफ्ट कर पठानकोट भेजा गया। अब यह साफ हो चुका था कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है और आखिरी सांस तक यह जंग जारी रहने वाली है। सबसे पहले उस ब्लॉक में फंसे 6 डिफेंस पर्सनल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक कमांडो ने रेडियो पर कहा, सभी लोग बाहर हैं, अब फुल क्लियरेंस लो। इसके बाद एनएसजी और गरुड़ कमांडोज ने मिलकर पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन दोनों आतंकी फिर भी पकड़ में नहीं आए। वे दिन भर छुपकर कभी इधर से तो कभी उधर से फायरिंग करते रहे, कमांडोज को लगातार उलझाए रखा। शाम ढलने लगी थी, अंधेरा तेजी से फैल रहा था और वक्त अब उनके खिलाफ जा रहा था। ऐसे में फैसला लिया गया कि अब इंतजार नहीं, सीधे एक्शन होगा। आखिरकार एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को उसी कमरे में खत्म करने के लिए ब्रीचिंग बस्टर टूल्स का इस्तेमाल किया। जिस कमरे में आतंकी छिपे थे उसके दरवाजे जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिए गए। अगले ही पल कमांडोज ने कमरे के अंदर कैनन फायर किया। तेज धमाके और धुएं के बीच दोनों आतंकी ढेर हो गए। उनके मारे जाते ही पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, लेकिन इस बार कंट्रोल रूम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। किसी ने साफ कहा, पहले 100% कंफर्मेशन चाहिए, फिर ही दिल्ली को बताएंगे। एनएसजी ने एयरबेस के चप्पे चप्पे की दोबारा तलाशी ली। कई घंटों की सर्च के बाद जब यह तय हो गया कि अब कोई खतरा बाकी नहीं है, तब जाकर 5 जनवरी 2016 की दोपहर ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से बंद किया गया। 6 के 6 आतंकियों को मार गिराकर और टेक्निकल एरिया को पूरी तरह सुरक्षित रखकर भारत ने आतंकियों का मिशन नाकाम कर दिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस ऑपरेशन में देश के 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। इन्हीं में से एक गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह भी थे, जिनकी शादी को महज 45 दिन हुए थे। उनकी शहादत की खबर ने हर आंख नम कर दी। पूरा देश गहरे शोक में डूबा हुआ था। सरकार इस हमले के पीछे मौजूद हर साजिश को बेनकाब करना चाहती थी। इसलिए जब एयरबेस के अंदर ऑपरेशन ढांगू चल रहा था, उसी वक्त पंजाब पुलिस एएसपी सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों राजेश वर्मा और मदन गोपाल से भी गहन पूछताछ की जा रही थी। पुलिस जानना चाहती थी कि जिन आतंकियों ने एकाग्र सिंह को बेरहमी से मार डाला, उन्होंने सलविंदर सिंह को आखिर जिंदा क्यों छोड़ दिया। सलविंदर सिंह की छवि पहले से ही विभाग में ठीक नहीं मानी जाती थी और पूछताछ के दौरान उन्होंने कई बार अपने बयान बदले, जिससे शक और गहरा गया। हालांकि जांच आगे बढ़ने पर उन्हें इस हमले से क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद इस केस की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने पूरे पठानकोट एयरबेस की बेहद बारीकी से जांच की। जांच के दौरान एयरबेस के पश्चिमी हिस्से से फेंस कटर, क्लाइंबिंग रोप, ऊनी कैप और दस्ताने बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल आतंकियों ने घुसपैठ के लिए किया था। नालों के पास जूतों के ऐसे निशान मिले जो मारे गए आतंकियों के जूतों से मेल खाते थे। कॉल इंटरसेप्ट्स से यह भी साफ हो गया कि सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे। जांच में सामने आया कि इस हमले की पूरी योजना जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने रची थी। हमले के दौरान पाकिस्तान से काशिफ जान उन्हें लगातार निर्देश दे रहा था। इन आतंकियों को बहावलपुर में करीब 6 महीनों तक अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर ने ट्रेनिंग दी थी। सख्त मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग के बाद उन्हें पठानकोट एयरबेस को दहलाने के लिए आत्मघाती मिशन पर भेजा गया था। लेकिन जैश ए मोहम्मद का मकसद सिर्फ एयरबेस को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वह एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते संभलने की कोशिश में थे। इस हमले से ठीक 6 दिन पहले 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे थे और वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। मोदी उस दौरान शरीफ के पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुए थे। यह 2004 के बाद पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था। जैश इस नजदीकी को तोड़ना चाहता था और पठानकोट हमला उसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। नरेंद्र मोदी का अचानक लाहौर जाना दरअसल बरसों से बिगड़े भारत पाक रिश्तों को
दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश थी। उनका मानना था कि अगर बातचीत का रास्ता खुलेगा तो दुश्मनी की दीवारें खुद ब खुद कमजोर होंगी। लेकिन यही नजदीकी जैश ए मोहम्मद को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। संगठन जानता था कि अगर शांति की यह कोशिश आगे बढ़ी तो उसकी प्रासंगिकता और ताकत दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए जैश ने एक नहीं बल्कि 2 मकसद साधने की साजिश रची। भारत के एक अहम एयरबेस पर हमला और भारत पाक के बीच उभरती दोस्ती को जड़ से तोड़ देना। पठानकोट हमले में जैश की भूमिका सामने आते ही दोनों देशों के बीच बनी शांति की राह टूट गई। भारत ने तुरंत सभी तरह की पीस टॉक्स को पोस्टपोन कर दिया और पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया। दबाव में आकर पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर कुछ कदम उठाए। जैश ए मोहम्मद के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखने की बात कही गई। हालांकि उसे कहां रखा गया यह कभी साफ नहीं किया गया। वक्त बीतने के साथ पाकिस्तान ने पर्याप्त सबूत नहीं है का हवाला देकर मसूद अजहर को रिहा कर दिया। इस फैसले ने भारत की नाराजगी को और गहरा कर दिया। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और बढ़ाया तब मार्च 2016 में पाकिस्तान ने अपनी 5 सदस्यीय ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत की अनुमति से पठानकोट भेजा। 3 दिनों तक उस टीम ने मौके से सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और फिर वापस पाकिस्तान लौट गई। लेकिन लौटते ही टीम के सदस्यों ने अपना असली रुख दिखा दिया। उन्होंने यह दावा कर दिया कि पठानकोट हमला भारत का ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी तब दोनों देशों के बीच यह आपसी सहमति बनी थी कि इसके बाद एनआईए की एक टीम पाकिस्तान जाकर जांच करेगी। लेकिन पाकिस्तान ने भरोसा दिलाने के बाद भी अपने कदम पीछे खींच लिए और भारतीय एजेंसियों को जांच की इजाजत नहीं दी। इस पर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था, जब तक पाकिस्तान पठानकोट हमले पर ठोस कदम नहीं उठाता तब तक किसी भी तरह का संवाद संभव नहीं है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसके बावजूद पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार का रुख फिर से सख्त हो गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल लगातार उठता रहा, क्या भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक हुई थी? हमले से पहले तक पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा बेहद कमजोर मानी जाती थी। बेस की दीवार के चारों तरफ गश्त के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी और कई जगह दीवार सिविलियंस के घरों से सटी हुई थी। इसके बावजूद एयरफोर्स ने आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही वजह थी कि आतंकियों के लिए यहां घुसपैठ करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। खुफिया एजेंसियां महीनों से बड़े आतंकी हमले की चेतावनी दे रही थीं। हमले से पहले के महीनों में ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कई एजेंट भारत में पकड़े जा चुके थे। पठानकोट हमले से करीब 1 महीने पहले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था। उस पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप था। जांच में सामने आया कि वह और उसका रिश्तेदार कफायतुल्लाह खान लंबे वक्त से आईएसआई के संपर्क में थे और भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा चुके थे। इसके अलावा शेख मोगल और मोहम्मद एजाज को कोलकाता और मेरठ से आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। दिसंबर 2015 में पोखरण से पूर्व सैनिक गोवर्धन सिंह भी गिरफ्तार हुआ, जो सालों से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी आईएसआई को दे रहा था। वहीं भटिंडा एयरबेस पर तैनात एयरमैन रंजीत केके को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एयरफोर्स की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। उस पर आरोप था कि वह 2010 से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। एक महिला एजेंट दामिनी मैडॉट सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क में थी और उसे एयरबेस से जुड़ी गोपनीय जानकारियां निकलवा रही थी। गिरफ्तारी से पहले तक रंजीत कई एयरबेस पर तैनात फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या और मोबाइल रडार यूनिट्स की लोकेशन आईएसआई तक पहुंचा चुका था। एक ही साल में इतने बड़े पैमाने पर आईएसआई से जुड़े एजेंट्स का पकड़ा जाना इस बात का साफ संकेत था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। पठानकोट हमले से पहले भारतीय एजेंसियों के पास एसपी सलविंदर सिंह और राजेश वर्मा की गवाही से लेकर आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी के एयरबेस से महज 500 मीटर दूर मिलने जैसी अहम जानकारियां मौजूद थीं।
इसके बावजूद आतंकी सुरक्षा में सेंध लगाकर एयरबेस में घुसने में कामयाब हो गए। बाद में गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। कमेटी ने एयरबेस का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियां अलर्ट्स को गंभीरता से लेती और बेहतर तालमेल होता तो आतंकी कभी बेस में दाखिल ही नहीं हो पाते। हालांकि एक बात साफ थी, आतंकियों के घुसने के बाद भारतीय जवानों ने बहादुरी और पेशेवर अंदाज में मोर्चा संभाला। उनकी वजह से जैश ए मोहम्मद का कोई भी आतंकी टेक्निकल एरिया तक नहीं पहुंच पाया और एयरफोर्स को होने वाला बड़ा नुकसान टल गया। जैश का यह मिशन भले ही फेल हो गया, लेकिन वह दरार जो वह भारत और पाकिस्तान के बीच डालना चाहता था, वह इस हमले के बाद फिर गहरी हो गई। जैश यही नहीं रुका। इस हमले के करीब 8 महीने बाद उरी हमला हुआ और लगभग 3 साल बाद पुलवामा में उसने देश को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पठानकोट के बाद भारत ने सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उरी और पुलवामा के बाद भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया और साफ संदेश दे दिया कि अब हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम की परतें खोलती सच्चाई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।